दोस्तों वेलकम बैक। आई होप आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 को अटेंड किया होगा, एड्जॉर्प्शन को जान लिया होगा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हमारी इस मुलाकात में दोस्तों हमें आगे चलना है, आगे बढ़ना है और कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस के बारे में जानना है, जो कि एक और बेहतरीन टॉपिक है जो हमें अंडरस्टैंड करना है। मुझे तो आप जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा दिया गया है। माय नेम इज अमित कुमार। काफी सारे सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक्स को गाइड करने के बाद अब बारी आपकी है। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरी सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। आज की इस लेक्चर के बाद पीडीएफ नोट्स आपको मिल पाएंगे। इसके लिए आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए आप आइकॉनिक और प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने है। इसके बाद देखिए, हमारा अनअकैडमी ऐप पर एक स्पेशल बैच लॉन्च होगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, प्लस का स्पेशल बैच 12th क्लास के लिए होगा। बैच का नाम है एम। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ये बैच कब स्टार्ट होगा? ये बैच स्टार्ट होगा अप्रैल 14 को, जिसमें हम 12th क्लास के कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं। जो सीक्वेंस एनसीईआरटी बुक में चैप्टर्स का है, उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम आगे चलेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड मेथड से, अप्रोच से हम आगे चलेंगे और एक बेहतरीन अंदाज में 12th क्लास के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो देखिए, आप बिल्कुल लेट ना हो, इसलिए टाइमली इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ 12th क्लास के करिकुलम के साथ चलिए। तो मुझे लगता है 12th क्लास में बोर्ड्स में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और जेई मेंस, जेई एडवांस्ड में तो आपको अच्छा परफॉर्म करना ही है, क्योंकि जो कंटेंट का लेवल होगा प्योरली जेई एडवांस्ड एंड जेई मेंस के स्टैंडर्ड का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चा पार्टी हमें यहां से स्टार्ट करना है, कैटालिसिस से स्टार्ट करना है। आखिरकार कैटालिस्ट होते क्या है? सबसे पहले कैटालिस्ट के बारे में बर्जिलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया 1835 में। इनके अकॉर्डिंग ऐसे सब्सटेंसेस को कैटालिस्ट बोला जाएगा जो केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं। ध्यान से देखिए, सब्सटेंसेस विच ऑल्टर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देमसेल्व्स रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन आर नेम्ड एज कैटालिस्ट। दिस फिनोमिना इज नेम्ड एज कैटालिसिस। इस फिनोमिना को कैटालिसिस बोला जाएगा। यानी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं। क्या इंक्रीज करते हैं? इंक्रीज भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो डिक्रीज करते हैं। जी हाँ, डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैटलिस्ट दोनों टाइप के होते हैं। उम्मीद है ये आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ऐसे सब्सटेंसेस कंज्यूम नहीं होंगे, इनकी क्वांटिटी अनचेंज्ड मिलेगी। जितनी रिएक्शन से पहले होगी उतनी ही बाद में मिलेगी। तो स्मॉल क्वांटिटी में यूज होंगे और क्वांटिटी इनकी क्या होगी? अनचेंज्ड होगी। इस पॉइंट को आपने नोट किया। इसके बाद देखिए, कैटलिस्ट को क्लासिफाई करना है। कैटलिस्ट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। देखिए, सबसे पहले होमोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में जानेंगे। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लासिफिकेशन on the basis of phase, PHASE। देखिए, होमोजीनियस कैटालिसिस का क्या मीनिंग है? व्हेन कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन सेम फेज। ध्यान से देखिए, जब कैटालिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में हो, देन दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस इज नेम्ड एज होमोजीनियस। और ऐसा हो when catalyst and reactants are in different phase में हो, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर डिफरेंट फेज में हो तो ऐसे केस में इस टाइप के कैटालिसिस को हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ होमोजीनियस कैटालिसिस की। ध्यान से देखिए, होमोजीनियस कैटालिसिस के कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस की बात करनी है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा
देखिए इनमें से कौन सा कैटालिसिस होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है, 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। अगर आपने ये सभी एग्जांपल्स अंडरस्टैंड किए तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इस प्रकार से हैं। SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ NO गिव्स अस SO3। बैलेंस तो आप कर ही लेंगे। ये देखिए गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। तो ये एग्जांपल हुआ होमोजीनियस कैटालिसिस का। रिएक्टेंट का फेज गैस 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 एंड कैटलिस्ट का फेज सेम है। इसका मीनिंग है ये कैसा कैटालिसिस है, होमोजीनियस कैटालिसिस है। चलिए होमोजीनियस कैटालिसिस के कुछ और एग्जांपल्स देखिए इस प्रकार से। देखिए CH3 COO(C2H5) ये कैस्टर है, लिक्विड है, प्लस H2 लिक्विड है। यहां देखिए HCl लिक्विड है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया। इस प्रकार से लिक्विड लिक्विड लिक्विड, हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा, CH3COOH एक्वस प्लस C2H5OH एक्वस, ये बनेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं रिएक्टेंट्स का फेज एंड कैटलिस्ट का फेज सेम है। इस टाइप के कैटालिसिस को होमोजीनियस कैटालिसिस बोला जाएगा। लिक्विड लिक्विड लिक्विड, क्लियर है बात। तो एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस आपके सामने है। इसके बाद बारी है एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की। देखिए एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये तो आप जानते ही होंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है। रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट का फेज अगर डिफरेंट हो तो इसे बोला जाएगा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एग्जांपल्स इस प्रकार से आपके सामने है। देखिए SO2 गैस प्लस O2 गैस, SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स अस SO3 गैस। ये एग्जांपल तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहां देखिए, ध्यान से देखिए, यहां कैटलिस्ट है V2O5। क्या है, V2O5 सॉलिड। ये देखिए फेज डिफरेंट हुआ, ये गैसियस है और ये सॉलिड है। इसका मीनिंग फेज डिफरेंट हुआ। अगर फेज डिफरेंट है ऐसे केस में इस कैटालिसिस को हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोला जाएगा। चलिए हेट्रोजीनियस के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। NH3 गैस प्लस O2 गैस gives us NO गैस प्लस H2O गैस। ध्यान से देखिए प्लेटिनम सॉलिड, ये देखिए गैस गैस सॉलिड, डिफरेंट फेज है, इसे क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट हो तो ऐसे कैटालिसिस को दोस्तों हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोला जाता है। तो ये भी हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है। और देखिए ध्यान से देखिए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को तो आप जानते ही हैं। ये देखिए इथीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस यूजिंग निकल कैटलिस्ट जो कि सॉलिड है, किसमें कन्वर्ट हो जाए, किसमें तब्दील हो जाएगी। देखिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, H2 का एडिशन होगा और फॉर्मेशन होगी इथेन की, सैचुरेटेड कंपाउंड की। इस प्रकार से वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाया जा सकता है। जी हां, इसी प्रोसेस से वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाया जा सकता है। यानी ये प्रोसेस निकल कैटलिस्ट को यूज करते हुए प्रोसीड हुई है। तो ऐसे केस में निकल सॉलिड है और ये देखिए डिफरेंट फेज में है, तो इस कैटालिसिस को हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोला जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। कैटलिस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इस प्रकार से क्लासिफाई किया जाएगा। देखिए क्लासिफिकेशन 2 की बारी है। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रेट के बेसिस पर कैटलिस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। देखिए ध्यान से, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये ऐसे कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ, इनको यूज करने से रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे कैटलिस्ट जिनको यूज करने से रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाएगी, इन कैटलिस्ट को बोला जाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ, कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ऐसा कैसे होगा? रिएक्शन की रेट कैसे इंक्रीज हो पाएगी, कैसे डिक्रीज हो पाएगी? अगर आप केमिकल काइनेटिक्स की कंप्लीट जानकारी रखते हैं, कंप्लीट थ्योरी अगर केमिकल काइनेटिक्स की आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो वहां पर मैंने कैटलिस्ट का रोल आपको बताया। मैंने वहां पर आपको बताया जो रेट कांस्टेंट के है, इसके वेरिएशन की वजह से, इसके वेरिएशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिफर करती है। देखिए, अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं तो क्या होगा? इन केस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा? ध्यान से देखिए, मजेदार बात है। इन केस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट के इंक्रीजेस, रेट कांस्टेंट के इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। रिएक्शन की रेट क्या होगी? इंक्रीज होगी। ध्यान से देखिए किस प्रकार से रिएक्शन की रेट इंक्रीज होगी, इसको हमें ग्राफिकली अंडरस्टैंड करना है। इसको हमें ग्राफिकली अंडरस्टैंड करना है। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए किस प्रकार से रिएक्शन की रेट इंक्रीज होगी। ये हमारे पास एनर्जी डायग्राम है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहां पर भी एनर्जी डायग्राम की बात की जाएगी, कुछ वक्त बाद की जाएगी। देखिए, एनर्जी प्रोफाइल हमें ऐसा मिलता है, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल अगर हमें ऐसा मिलता है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, लेकिन हमें देखिए एनर्जी प्रोफाइल के इतने पार्ट की बात करनी है। तो देखिए, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल ऐसा है, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये एनर्जी प्रोफाइल ऐसा है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया जाए तो क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया जाए तो देखिए इस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। नोट कीजिए, अगर इस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ये होगा इन केस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, ऐसा ग्राफ होगा। और ये जो एनर्जी प्रोफाइल है, ये देखिए अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के केस में होगा, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, इन केस ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल ऐसा होगा। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। अब कैटलिस्ट यूज करने से क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुई। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा, और रेट कांस्टेंट ज्यादा हुआ तो मैंने आपको बताया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट में, मैंने आपको बताया रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से देखिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा मिलती है। कब ज्यादा मिलती है? जब पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया जाएगा। इन केस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट, देखिए इन केस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होगा? इन केस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ईए इंक्रीजेस। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी ईए इंक्रीज होगी, रेट कांस्टेंट के डिक्रीज होगा, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस। देखिए, ये एनर्जी प्रोफाइल है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट,
ये एनर्जी प्रोफाइल अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का है। देखिए अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल ऐसा है, ये है इन केस ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल ऐसा है, ये देखिए इन केस ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, इन केस ऑफ, नोट कीजिए ये कब होगा, इन केस ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल ऐसा होगा। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट यूज किया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। नेगेटिव कैटलिस्ट यूज किया जाए तो देखिए इस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीजेस, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट, ये काम हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेट कांस्टेंट के की वैल्यू डिक्रीज हुई है। रेट लो आप जानते हैं, के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर अल्फा बीटा, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, ये हम ऑलरेडी रेट लो में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन रेज टू पावर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये आप जानते ही हैं, इसको हम ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो देखिए यहां पर इस प्रकार से रेट कांस्टेंट के के साथ रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटेड है। अगर के की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, अगर के की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर अल्फा, या बीटा या गामा, कुछ भी मान सकते हैं आप। अब देखिए के इंक्रीज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, के डिक्रीज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। और के किस प्रकार से वेरी करता है, के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई बाय आर टी। केमिकल काइनेटिक्स में ये हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होने पर ये देखिए के डिक्रीज हो जाएगा, या माइनस साइन है, के डिक्रीज हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होने पर के डिक्रीज हो जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने पर के इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपने इस पॉइंट को किया अंडरस्टैंड। अगर आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में जान चुके हैं, तो इसके बाद बारी है इनके एग्जांपल्स को जानने की। सबसे पहले बात होगी पॉजिटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल्स की। ध्यान से देखिए, SO2 प्लस O2 गिव्स अस SO3। ये प्रोसेस आपके सामने है। इस प्रोसेस में यूज्ड कैटलिस्ट प्लेटिनम है। प्लेटिनम यूज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, तो कैटलिस्ट हुआ पॉजिटिव। एक और प्रोसेस आपके सामने है। इस फेमस प्रोसेस को हेबर्स प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये हेबर्स प्रोसेस है। हेबर्स प्रोसेस क्या है, N2 प्लस H2 गिव्स अस NH3 अमोनिया। ये हेबर्स प्रोसेस है। यहां देखिए आयरन यूज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। इसका क्या मीनिंग है, ये हुआ आयरन पॉजिटिव कैटलिस्ट। आई होप ये आपने नोट किया होगा। अगर आप ये नोट कर चुके हैं, अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल्स को आप नोट कर चुके हैं, तो बारी है नेगेटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल्स को नोट करने की। देखिए रिएक्शंस को रिटार्ड करने के लिए ऐसे कैटलिस्ट को यूज किया जाएगा। अगर आपने कभी ध्यान से H2O2 की बोतल को देखा हो, उस बोतल पर नेगेटिव कैटलिस्ट मेंशन्ड होता है। तो देखिए किस प्रकार से H2O2 की डिकम्पोजिशन को रिटार्ड करने के लिए हमें यूज करना होगा कैटलिस्ट को। हमें यूज करना होगा H3PO4 या फिर ग्लिसरॉल को। ये रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करते हैं। अगर H2O2 को डिकम्पोज होने से प्रिवेंट करना है, या हम बोल सकते हैं इसके डिकम्पोजिशन को रिटार्ड करना है, तो इस केस में H2O2 को डार्क कलर्ड बोटल्स में तो रखते ही हैं, साथ में देखिए स्मॉल क्वांटिटी में H3PO4 और ग्लिसरॉल को ऐड किया जाता है, ताकि इसकी डिकम्पोजिशन को रिटार्ड किया जाए, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज किया जाए। ऐसे कैटलिस्ट को नेगेटिव कैटलिस्ट बोला जाता है। और देखिए आगे देखिए, क्लोरोफॉर्म O2 की प्रेजेंस में फोस्जीन गैस बनाती है, और अगर फोस्जीन बन जाए ये हाईली पॉइजनस होती है।
ये क्या है? फोस्जिन है, हाईली पॉइजनस गैस। तो इसकी फॉर्मेशन को हमें प्रिवेंट करना है या फिर इस प्रोसेस को रिटार्ड करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? ध्यान से देखिए, इसके लिए 1% इथाइल एल्कोहल को ऐड करना होगा। इथाइल एल्कोहल ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी, ये प्रोसेस रिटार्ड हो जाएगी, यानी इथाइल एल्कोहल हुआ नेगेटिव कैटलिस्ट। और देखिए TEL, टेट्रा इथाइल लेड, PbC2H5 this is TEL, tetra ethyl lead, which is used as negative catalyst in petrol. It also reduces knocking. इंजन में जो इरिटेटिंग साउंड होती है इसको कम करने के लिए TL, टेट्रा इथाइल लेड को यूज किया जा सकता है। ये क्या होगा? ये नेगेटिव कैटलिस्ट तो होगा ही, साथ में साउंड को, जो इरिटेटिंग साउंड होती है, इसको भी कम करेगा। दोस्तों, अगर आपने नेगेटिव और पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में इतना अंडरस्टैंड कर लिया है तो इसके बाद आगे चलना होगा। आगे हमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट को जानना होगा। देखिए, कैटलिस्ट के बारे में काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें जाननी होंगी। वन बाय वन देखिए, इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें अंडरस्टैंड करना है, तो जल्दी से पॉइंट नंबर 1 की बात करनी होगी। ए कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन। देखिए, रिएक्शन के बाद कैटलिस्ट का मास वही मिलेगा जो स्टार्टिंग में था, और कंपोजिशन भी वही मिलेगी जो स्टार्टिंग में थी, क्योंकि कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं हुआ। नेट रिएक्शन में कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए कैटलिस्ट की स्मॉलर क्वांटिटी भी सफिशिएंट होगी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से, इस केस में भी देखिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होगी, नीडेड होगी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। आई होप पॉइंट नंबर 2 भी आपने पॉइंट नंबर 1 के साथ ही अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके बाद देखिए, थर्ड पॉइंट आपके सामने है, फाइनली डिवाइडेड स्टेट ऑफ कैटलिस्ट इज मोर एफिशिएंट। फाइनली डिवाइडेड का क्या मीनिंग है? पाउडर्ड फॉर्म, सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा पाउडर्ड फॉर्म का, तो देखिए ज्यादा एड्जॉर्प्शन हो पाएगा। अगर रिएक्टेंट्स का ज्यादा एड्जॉर्प्शन हो पाएगा तो ज्यादा एक्सटेंट में रिएक्टेंट्स रिएक्ट हो पाएंगे। अगर ज्यादा एक्सटेंट में रिएक्टेंट्स रिएक्ट हो पाएंगे तो रिएक्शन की रेट क्या होगी? ज्यादा होगी। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया कि अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट का केस है, सरफेस एरिया ज्यादा है, पाउडर्ड फॉर्म है, तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें बात करनी है, कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एक पर्टिकुलर टाइप का कैटलिस्ट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वह कैटलिस्ट काफी सारे रिएक्शंस में यूज हो जाए और सेम रोल प्ले कर पाए। जी हाँ, एक पर्टिकुलर टाइप का कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन में यूज होगा, पर्टिकुलर टाइप के रिएक्टेंट्स के लिए होगा। तो हम बोल सकते हैं कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। तो देखिए, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। ऐसा नहीं है सब्सटेंसेस के बीच रिएक्शन होगी नहीं और कैटलिस्ट यूज किया तो रिएक्शन हो गई। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर रिएक्शन होगी तो उस केस में कैटलिस्ट का रोल है रेट को इंक्रीज करना, रेट को डिक्रीज करना। पॉजिटिव हुआ तो रेट को इंक्रीज कर पाएगा, नेगेटिव हुआ तो रेट को डिक्रीज कर पाएगा। आई होप आपने इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड किया होगा। आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए कैटलिस्ट डज नॉट चेंज एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। देखिए, जो प्रोडक्ट अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के केस में बन रहे थे वही कैटलाइज्ड रिएक्शन के केस में बन रहे होंगे। तो डेल्टा एच से मिलता है, डेल्टा एस से मिलता है, डेल्टा जी से मिलता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कैटलिस्ट यूज करने से डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी ये चेंज नहीं होंगे। तो चलिए, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानने के बाद आगे चलते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर कैटलिस्ट ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा। ध्यान से देखिए, देयर इज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच efficiency of catalyst is maximum. This temperature is named as optimum temperature.
ऐसे टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला जाता है। अब देखिए लास्ट पॉइंट आपके सामने है, इसके बाद लास्ट पॉइंट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। कैटलिस्ट यूज करने से रेट कांस्टेंट तो चेंज होगा। देखिए इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट के चेंजेस, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन सेम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, रेट कांस्टेंट चेंज होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। कैसे पता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा? देखिए हम जानते हैं के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया तो के फॉरवर्ड इंक्रीज होगा, तो साथ में के बैकवर्ड भी इंक्रीज होगा, ये रेशियो आपको सेम मिलेगा। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट यूज किया तो ये डिक्रीज होगा, तो ये भी डिक्रीज होगा, यानी के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड ये रेशियो आपको सेम मिलेगा। अगर ये रेशियो आपको सेम मिलेगा तो हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैटलिस्ट यूज करने से चेंज नहीं होगा, लेकिन रेट कांस्टेंट तो चेंज होता है, ये हम देख चुके हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, ए कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द फाइनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट जस्ट ऑल्टर्स द टाइम टेकन टू अटेन इक्विलिब्रियम। देखिए जो टाइम होगा इक्विलिब्रियम अटेन करने का, ये टाइम चेंज हो जाएगा। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। उस केस में दोस्तों इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही होगी। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रही होगी, और यहां पर देखिए कंसंट्रेशन कांस्टेंट मिलती है, यानी इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखिए डिक्रीज हुई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। यहां देखिए इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, यहां देखिए इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। अगर अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है, रेट कम है, तो कुछ ज्यादा टाइम के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो पाएगा। तो देखिए इस प्रकार से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और इसके बाद देखिए कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की कांस्टेंट मिलती है, यानी अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के केस में इक्विलिब्रियम यहां अटेन हुआ होगा। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया है तो जल्दी अटेन हुआ, अगर अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है तो इस केस में देरी से अटेन हुआ। अब देखिए अगर नेगेटिव कैटलिस्ट यूज किया जाए, तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम और देरी से अटेन होगा, यहां अटेन होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट अगर डिक्रीज होगी तो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट भी डिक्रीज हो जाएगी। ज्यादा टाइम लगेगा दोनों की रेट को इक्वल होने में, इक्विलिब्रियम अटेन होने में। तो देखिए इक्विलिब्रियम नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में यहां अटेन होगा। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। तो इक्विलिब्रियम अटेन होने का जो टाइम है, ये टाइम चेंज होगा कैटलिस्ट यूज करने से। अब कैटलिस्ट के बारे में आप काफी कुछ जान चुके हैं, इसके बाद हमें जानना है प्रमोटर्स को। ये प्रमोटर्स क्या है? ध्यान से देखिए, कैटलिस्ट के साथ कई बार कुछ और सब्सटेंसेस भी यूज होते हैं। ए सब्सटेंस विच इटसेल्फ इज नॉट ए कैटलिस्ट, जो खुद कैटलिस्ट नहीं है बट प्रमोट्स द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, इज कॉल्ड प्रमोटर। कैसे? ये देखिए, ये आपके सामने हेबर्स प्रोसेस है। ये देखिए हेबर्स प्रोसेस आपके सामने है। N2 + H2 gives us NH3। आयरन तो कैटलिस्ट है, और इसके साथ में देखिए मोलिब्डेनम यूज किया गया है, ये तो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है। तो फिर ये मोलिब्डेनम क्या है?
ये देखिए कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है। ये प्रमोटर है। क्या है ये दोस्तों प्रमोटर है। प्रमोटर का रोल क्या है? कैटलिस्ट के साथ प्रमोटर यूज करने से कैटलिस्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। आखिरकार कैटलिस्ट की एक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो जाएगी, इसको हमें जानना होगा। हाउ प्रमोटर वर्क्स, इसकी हमें बात करनी होगी। तो ध्यान से देखिए, चेंज ऑफ लैटिस स्पेसिंग, प्रमोटर यूज करने से लैटिस स्पेसिंग चेंज होगी। जो कैटलिस्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच गैप होगा, ये गैप इंक्रीज हो जाएगा। यहां देखिए प्रमोटर यूज नहीं किया है, निकल कैटलिस्ट है। यहां देखिए मोलिब्डेनम प्रमोटर यूज किया है। यहां निकल निकल के बीच गैप L2 है, यहां गैप L1 है। L2 L1 से ग्रेटर है। मोलिब्डेनम यूज करने से, प्रमोटर यूज करने से देखिए गैप इंक्रीज हो जाएगा। पहले ये इस प्रकार से सटे हुए थे, अब दूर दूर होंगे तो गैप ज्यादा होगा। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होंगे निकल के सरफेस पर, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स है, इनके बीच गैप भी इंक्रीज हो जाएगा अगर प्रमोटर यूज किया है। देखिए ये लेंथ L2 है, ये लेंथ L1 है। L2 इज ग्रेटर देन L1, L2 इज ग्रेटर देन L1। इस प्रकार से ये देखिए लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का होल्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर कम होगा। जी हाँ, डिस्टेंस ज्यादा होगा, होल्ड कम होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, हेंस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट ज्यादा होगी। और देखिए पीक्स एंड क्रैक्स भी ज्यादा होंगे। इस वजह से भी मोलिब्डेनम यूज किया, प्रमोटर यूज किया, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, तो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज हुई। तो देखिए कैटलिस्ट के बारे में अभी आपको इतना ही जानना है, और ज्यादा डिटेल हम बाद में जानेंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आज की सेशन के क्लास नोट्स आपको टाइम पर मिल पाए। जी हाँ, सभी क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल पाएंगे। लिंक आपको दिया गया है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन टाइम टाइम पर हमारी तरफ से आपको मिलती रहेगी। और देखिए इसके बाद आइकॉनिक और प्लस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए आप आइकॉनिक और प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी ऐप का ये फीचर मुझे एक बेहतरीन फीचर लगता है। आप अपने डाउट का इंस्टेंट रिप्लाई पा सकते हैं इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए। यूसेट के बारे में आपने सुना होगा, एवरी संडे कंडक्ट होता है यूसेट। इस बार मेगा यूसेट कंडक्ट होना है, तो आपको जरूर यूसेट में अपीयर होना है। ये आप जानते होंगे, यूसेट से ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिल पाएगी, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएंगे। देखिए अपकमिंग बैचेस कौन कौन से हैं, अपकमिंग बैचेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अपकमिंग टेस्ट कौन कौन से हैं, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि मेरी सभी फ्री क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, मेरी सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको टाइम पर मिल जाए, आपकी कोई क्लास मिस ना हो। तो इसके लिए आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। देखिए आज के सेशन में इतना काफी है, अब मुलाकात होगी हमारी अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी।